रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 10 जिसका नाम है क्रिया वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 59, 60 व 61 पर है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 10 क्रिया। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और उनमें छपे रंगीन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। भालू नाच रहा है, किसान ट्रैक्टर चला रहा है, लड़का पत्र लिखता है। उपयुक्त 3 वाक्यों में चला रहा है, नाच रहा है और लिखता है शब्दों के द्वारा कार्य को करने का बोध हो रहा है। इस प्रकार के शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्दों के द्वारा ही वाक्य पूरे होते हैं। अतः क्रिया की परिभाषा क्या हो सकती है? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी काम के होने अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी काम के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे संध्या नाच रही है, रोहित दूध पी रहा है, शशांक स्कूल जा रहा है, कनिका काम कर रही है। इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, कर रही है, ये काम के व्यापार का बोध हो रहा है। ये जो शब्द हैं इनसे क्या बोध हो रहा है कि यह कोई काम हो रहा है अथवा इनसे किसी काम के करने या होने का ज्ञात हो रहा है। इसलिए यह क्या है? यह क्रियाएं हैं। यह शब्द क्या है? यह क्रियाएं हैं, क्योंकि इनसे हमें काम का बोध हो रहा है, काम हो रहा है। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो, पी, यह क्या है? क्रिया के मूल रूप हैं। इन्हीं धातुओं से पढ़ता है, लिखता है, जाता है, खाता है, गाता है, रोता है और पीता है आदि क्रियाएं बनती हैं। मूल धातु रूप से ही क्रियाएं बनती हैं। इस किस प्रकार बनती हैं? यदि हम पढ़ धातु रूप लेते हैं तो यदि हम उसमें हमें क्रिया बनानी है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? जैसे पढ़, पढ़ता है, तो हमने इस प्रकार पढ़ धातु से क्रिया बनाई है, पढ़ता। क्रिया का सामान्य रूप। क्रिया का सामान्य रूप क्या होता है? क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से बनता है। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, गाना, रोना और पीना। क्रिया का सामान्य रूप किस प्रकार बनता है? मूल धातु में ना प्रत्यय अगर हम लगाते हैं तो उसका क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, गाना, रोना, पीना आदि। अब पढ़ते हम क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। कर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे अनुराग हंसता है, विदित नहाता है, कुत्ता भौंकता है। उपयुक्त वाक्यों में हंसने, नहाने और भौंकने का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। इसलिए यह हंसता है, नहाता है, भौंकता है, ये सभी क्या हैं? अकर्मक क्रिया हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो फल है, इन शब्द का फल जो है वह किस पे पड़ रहा है? सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। इसलिए यह अकर्मक क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं।
या जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है, या फिर जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती हैं। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे लड़की भागती है, हाथी बैठा है। तो यह क्या है? अकर्मक क्रिया की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं? वाक्य में क्रिया से पहले क्या या किसे प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर यदि लगाने पर उसका उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे रोहन पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है क्रिया से पहले क्या प्रश्न लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः यह अकर्मक क्रिया है। किस प्रकार इसकी पहचान हम कर सकते हैं? यदि वाक्य में क्रिया से पहले हम क्या या किसे प्रश्नवाचक शब्द लगा देते हैं तो हमें उसका उत्तर नहीं मिलता है, तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे रोहन पढ़ता है, तो इसमें हमें इसका उत्तर, अगर हम इसमें प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं, जैसे रोहन यहाँ है पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया शब्द है, उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया है। जिसे लगाकर देखते हैं, रोहन पढ़ता है, तो हम इसमें क्रिया शब्द जो है पढ़ता है उसके आगे क्या लगा देते हैं? क्या। तो रोहन क्या पढ़ता है, इसमें हमें इसका उत्तर नहीं मिला, इसलिए यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अब इसके बाद पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? लड़की बंदर को देख रही है, माधुरी हार बना रही है। उपयुक्त वाक्यों में देखना और बनाना क्रिया का फल लड़की और माधुरी पर न होकर बंदर और हार पर पड़ रहा है, इसलिए बंदर और हार कर्म है, इसलिए देख रही है तथा बना रही है सकर्मक क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होगी? जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। सीमा रामायण पढ़ती है, भौरा फूलों का रस पीता है। इस प्रकार सकर्मक क्रिया की हम किस प्रकार पहचान कर सकते हैं? वाक्य में क्रिया से पहले क्या और किसे प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर यदि हमें उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे रोहित चित्र बनाता है, इस वाक्य में क्रिया से पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर हमें उत्तर मिलता है। जैसे रोहित क्या बनाता है, तो रोहित क्या बनाता है? रोहित चित्र बनाता है, तो इसलिए यह कौन सी क्रिया है? यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका जो फल है वह किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। यह जो है हम वह अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए इसे भी जान लेते हैं। क्या है? क्रिया के दो रूप होते हैं। क्रिया के कितने रूप होते हैं? क्रिया के दो रूप होते हैं, क्रिया का अपने आप होना और क्रिया करना। क्रिया का अपने आप होना और क्रिया का करना। क्रिया का अपने आप होना क्या है? नदी बह रही है, सूर्य उदय हो रहा है, आंधी चल रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं। यह क्रिया किसके द्वारा हो रही है? यह अपने आप हो रही है, इसलिए यह अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। और उपयुक्त चार वाक्य में क्रिया अपने आप हो रही हैं। यह अभी हमने जो चार वाक्य पढ़े यह अपने आप हो रही है, ये इसलिए यह अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। क्रिया करना, अब क्रिया की जा रही है, जो लड़कियां खेल रही हैं, गाय चर रही है, माताजी खाना पका रही हैं, यह क्या है? उपयुक्त तीनों वाक्यों में क्रिया किसी न किसी के द्वारा की जा रही है, इसलिए यह की जाने वाली क्रियाएं हैं। लिंग, वचन तथा कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे यदि लिंग बदला होगा तो भी क्रिया का रूप बदल जाता है, वचन या कारक परिवर्तन होता है
तो भी क्रिया का रूप बदल जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं लिंग बदलने पर किस प्रकार क्रिया का रूप बदल जाता है। बालिका पढ़ रही है, यहीं अगर बालिका की जगह हम बालिका प्रयोग करते हैं तो बालक पढ़ रहा है। इसमें हमारी क्रिया का रूप भी बदल गया है, रहा है हो गया है बालक के साथ और बालिका के साथ रही है। वचन में अब हम देखते हैं घोड़ा दौड़ रहा है। यदि वचन बदल जाता है घोड़ा का, यदि हम घोड़ी कर देते हैं या घोड़े कर देते हैं तो घोड़े दौड़ रहे हैं और घोड़ी दौड़ रही है, इस प्रकार बन जाएगा। क्योंकि वचन बदला है इसलिए इसमें क्रिया का रूप भी बदल जाएगा। अब कारक अगर बदलता है तो किस प्रकार हम उसमें क्रिया में परिवर्तन करते हैं। जैसे सुधीर ने एक पेन खरीदा। अब सुधीर से पेन खरीदा गया। सुधीर ने एक पेन खरीदा और सुधीर से पेन खरीदा गया। तो इसमें यदि हम कारक बदलता है, इसमें सुधीर ने था कारक और इसमें सुधीर से है कारक। तो कारक अगर परिवर्तन हुआ है तो उसके क्रिया के रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं और कुछ क्रियाएं की जाती हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 10 क्रिया पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।